हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमने ओरिजिन ऑफ मौर्यन एम्पायर जो है 2 पार्ट्स में ख़त्म किया था। कन्क्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अर्ली लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों हम चारों टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एकदम 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखें कि मौर्यन एम्पायर और उसके सोर्सेज, कि मौर्यन एम्पायर का हम इंट्रोडक्शन और कैसे क्या चीज़ें लिख सकते हैं, एक कंप्लीट 10 मार्क का क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, और पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस चीज़ के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं हर चीज़ बताऊंगी कि कैसे टॉपर्स पॉइंट लिखना है, कैसे हर चीज़ कहाँ क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि जो मौर्यन एम्पायर है ये एकदम यूनिक प्लेस जो है ऑक्यूपाई करता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये इस मौर्यन एम्पायर जो है सबसे पहली ग्रेट इम्पीरियल पावर थी जिसने हमारे इंडिया को एक सिंगल सेंट्रलाइज अथॉरिटी में यूनिफाई किया। यानी कि अब हमारा इंडिया जो है, मौर्यन एम्पायर जिस टाइम मौर्यन एम्पायर था उस टाइम पे जो है हमारा इंडिया पूरी तरह से यूनिफाई था, एक साथ था। इसकी फाउंडेशन की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BCE में। ये एम्पायर जो है ये अपनी पीक पे कब पहुंचा? अशोक के टाइम में, जिसका रूल जो है मार्क किया जाता है कल्मिनेशन ऑफ मौर्यन पॉलिटिकल, यानी कि ये सबसे अच्छा टाइम, सबसे अच्छा बेस्ट पीरियड था जब पॉलिटिकली डेवलपमेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिवली डेवलपमेंट हुआ और कल्चरली भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। मौर्यन एम्पायर रिमार्केबल इसीलिए भी है क्योंकि ये रिच और बहुत से हिस्टोरिकल सोर्सेज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, यानी कि इस चीज़ की बुराई कोई भी नहीं करता है, ना ही इंडिजिनस और ना ही फॉरेन, यानी कि ना ही अपने देश की बुक और ना ही फॉरेन बुक्स। इंडिजिनस बुक यानी कि उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब, और फॉरेन अकाउंट्स यानी कि जो फाहियान ने लिखे, जो मेगिस्थनीज ने लिखे, जो हुएन सांग ने लिखे, वो सब बुक सब जो है मौर्यन एम्पायर को सपोर्ट करते हैं। द मौर्यन एम्पायर, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम द मौर्यन एम्पायर। अब हम पूरा मौर्यन एम्पायर को जो है एक्सप्लेन करेंगे। मौर्यन एम्पायर में फर्स्ट सब हेडिंग डालेंगे फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर की, इस एम्पायर की फाउंडेशन कैसे हुई। तो मौर्यन एम्पायर जो है नंदा डायनेस्टी को डिक्लाइन करके पावर में आया। नंदा डायनेस्टी को हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया है। इफ़ यू वांट यू कैन नो दैट। और नंदा डायनेस्टी का फॉल क्यों हुआ ये भी हमने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वो उनका जो रूल है वो बहुत ही अनपॉपुलर हो गया था, यानी कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा था। और जो उनका लास्ट रूलर था धनानंद, वो बहुत ही ज़्यादा जो है बेवकूफ़, और कह सकते हैं उसके अंदर कोई भी लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर नहीं थी। इसीलिए जो है वो आराम से जो है उसको ओवरथ्रू कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य किसकी गाइडेंस में थे? चाणक्य की। उसी की चाणक्य के गाइडेंस में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को जो है बनाया और नंदा के लास्ट रूलर धनानंद को जो है ओवरथ्रू कर दिया। अलेक्जेंडर की फोर्स से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को जो है विड्रॉ कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसको जो है अपने मौर्यन एम्पायर में जो है फैसिलिटेट कर दिया, यानी कि मर्ज कर दिया। अब सेकंड सब हेडिंग है एक्सपेंशन एंड एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक फैला। चंद्रगुप्त मौर्य के राज में जो है जो एम्पायर है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब और कुछ पार्ट अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। बिंदुसार ने इस मौर्यन एम्पायर को जो है दक्कन रीजन तक कंट्रोल किया, और अशोक के एम्पायर में जो है ये अपनी ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट पे था, यानी कि सबसे ज़्यादा जब इंडिया यूनिफाई हुआ वो अशोक के टाइम में हुआ, क्योंकि हिमालय से दक्कन तक, अफगानिस्तान से बंगाल तक, और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्पायर इसने खड़ा कर दिया था एंशियंट इंडिया में। थर्ड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। जो मौर्यन एम्पायर है
वो हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके पास में। क्यों था? क्योंकि इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी, इतना पैसा, पूरे तीनों डायनेस्टीज़ का, शिशुनाग, नंद डायनेस्टी, हार्यंग डायनेस्टी, तीनों डायनेस्टीज़ का पूरा पूरा पैसा उनके पास था। जो राजा था वो बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी में था, यानी कि राजा ही सारे डिसीजन लेगा। यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? मोनार्कियल सिस्टम। जो एम्पायर है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड था। प्रोविंसेस जो कि रॉयल ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। एक लार्ज ब्यूरोक्रेसी जो है देखी जाएगी। रिवेन्यू, एक लार्ज ब्यूरोक्रेसी क्या देखेगी? रिवेन्यू, जस्टिस हो रहा है आर्मी के साथ में नहीं, आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी जो थी उनको देखेगी, व्यापार को देखेगी, और पब्लिक में क्या वर्क हो रहा है उन सबको देखेगी। जो स्पाइस है यानी कि जो गुप्तचर हैं, उन्होंने भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसने इंश्योर किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है क्रिएट किया मौर्यंस ने कि इतनी अच्छी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी कि धन समृद्ध हो गए वो सब। फोर्थ हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़े। तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल यूनिटी जो है पहली बार इंडिया में किसने ली? मौर्यन एम्पायर ने ली। एफिशिएंट इसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क रखा, यानी कि सारी चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर रखी। अशोक के अंडर जो धम्म के जो आइडियल्स थे, टॉलरेंस थी, वेलफेयर था, और ये सब जो है क्या बन गए? गवर्नेंस के पार्ट बन गए। यानी कि अब जो है अशोक जो है ज़्यादा से ज़्यादा धर्म में भी जो है अपनी रुचि जो है दिखाने लगा। इस चीज़ ने जो है फाउंडेशन रख दी फ्यूचर इंडियन एम्पायर्स की, यानी कि अब जो इससे बाद में जो एम्पायर्स होंगे उनकी फाउंडेशन यहाँ से रखी गई।